नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं एस्ट्रो फैक्ट्स। दोस्तों, एस्ट्रो फैक्ट्स में आज हम आपको बताएंगे एक उस ग्रह के बारे में जिसका नाम काफ़ी चर्चाओं में रहता है कई बार, और खासकर ज्योतिष सलाह के दौरान उस नाम का प्रयोग कई बार किया जाता है। दोस्तों, यूं तो टोटल 9 ग्रह होते हैं, लेकिन 9 में से ग्रह होते हैं 7 ही, और 2 ग्रह ऐसे होते हैं जिन्हें छाया ग्रह के रूप में माना जाता है, कहा जाता है, और उनका नाम होता है राहु और केतु। आज हम बात करेंगे छाया ग्रह राहु पर, और ये जानेंगे कि आखिर छाया ग्रह के इसे क्यों कहा जाता है और राहु किसी के भी जीवन पर आखिर क्या प्रभाव डालता है, सकारात्मक या नकारात्मक। आज इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे मेरे साथ मौजूद अनुभव शर्मा जी से। अनुभव जी, राहु की जब भी बात की जाती है तो कुल मिलाकर कहा जाता है कि 9 ग्रह होते हैं, उनमें राहु और केतु भी शामिल होता है। लेकिन अगर आज बात कर रहे हैं हम राहु की, तो क्या है राहु और क्या है ये छाया ग्रह? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, राहु को छाया ग्रह क्यों कहा जाता है? उसका कारण यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और एक तरफ विष अलग हुआ था और एक तरफ अमृत अलग हुआ था, तो जो विष है वो सारा शिवजी ने पिया था और जो अमृत है वो देवताओं में बटा था। तो राहु के मन में भी जो अमृत पीने की इच्छा हुई और वो देवताओं की सभा में जाकर के अमृत पीने पहुंच गया। तो जब विष्णु भगवान मोहिनी अवतार में अमृत बांट रहे थे और जब राहु वहां पहुंचा, तो सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु भगवान से राहु की शिकायत कर दी। तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का जो गर्दन है वो सुदर्शन चक्र से काट दी। तो जो मुख वाला भाग था वो राहु कहलाया और जो नीचे का धड़ था वो केतु कहलाया। अब चूंकि अमृतपान गले तक वो कर चुका था, इसलिए उसे ग्रहों में स्थान देना जरूरी था। तो आखिर राहु का किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में उनकी कुंडली के आधार पर क्या प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं? देखिए, राहु जो है वो छाया ग्रह है। तो छाया से मतलब ये होता है कि अगर उसका प्रभाव रहेगा तो ज़्यादा भी रह सकता है और अगर नहीं है तो कम भी रह सकता है। लेकिन राहु एक पाप ग्रह है, तो अधिकांश लोगों की यही अवधारणा रहती है कि राहु हमारे लिए मोस्टली नेगेटिव ही है या नकारात्मक ही है। तो आज मैं आपको जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, उन समस्त 12 भाव में राहु की उपस्थिति कैसी है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जी, बताइए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लग्न भाव की, जिसे कुंडली का प्रथम भाव भी कहा जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न में अगर राहु है तो वो उसके लिए थोड़ा सा सकारात्मक रहता है, क्योंकि देखिए राहु जो होता है लग्न में बैठने से जातक को साहस बहुत देता है, हिम्मत बहुत देता है, लेकिन उसका जो मन होता है वो हमेशा एक पीड़ित रहता है, व्यथित रहता है। इस वजह से वो हमेशा परेशान रहता है। लेकिन जहाँ तक अगर मैं सकारात्मक पक्ष की बात करूँ तो ऐसे इंसान के अंदर थोड़ी हिम्मत बहुत ज़्यादा रहती है और साहस बहुत ज़्यादा रहती है किसी भी कार्य को करने की या किसी भी कार्य को करवाने की। अब बात करेंगे द्वितीय भाव की। देखिए, अगर किसी के कुंडली में अगर राहु द्वितीय भाव में है तो वो उस जातक को आंखों से संबंधित रोग दे सकता है, उसे दांतों का रोग दे सकता है और धन की आकस्मिक हानि करवा सकता है। मतलब उसे ऐसा कह सकते हैं कि उसे जातक को पता नहीं चलता कि उसके साथ अकस्मात क्या हो सकता है। तो जो अकस्मात वाली स्थिति होती है वो द्वितीय भाव में राहु के आने से बनती है, अचानक जो भी कुछ होता है इंस्टेंटली। जी। तृतीय भाव, देखिए तृतीय भाव में राहु को थोड़ा शुभ माना गया है, क्योंकि अगर किसी जातक की कुंडली में अगर राहु तृतीय भाव में है तो वो उसके शत्रुओं का नाश करता है और उसे धन की प्राप्ति करवाता है और रोग का जो उपचार है या रोग का नाश है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है उस जातक के, और कार्यों में उसे सफलता मिल जाती है और मित्रों से उसे बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए, अगर किसी की कुंडली में अगर चतुर्थ भाव में अगर राहु है तो वो उसके लिए थोड़ी सी मतलब अशुभ स्थिति वाली
बात है, क्योंकि राहु जो है अगर चतुर्थ भाव में है तो उसे वो दुखी एवं मनोकारी बनाता है, और माता की तरफ से उसको हमेशा परेशानी रहती है, और कोई भी काम अगर वो शुरू करता है तो उसमें उसको बाधाएं आती है, और निवास स्थान में उसके हमेशा परिवर्तन होता रहता है। वो किसी एक जगह पर अपना स्थायी निवास नहीं बना सकता, उसे हमेशा अपने निवास स्थान में परिवर्तन करते रहना होता है। और कई बार जैसे उसकी शिक्षा में रुकावट आ जाती है, शिक्षा में विलंब भी हो जाता है, और शिक्षा में एक तरह से व्यवधान आता है अगर उसके चतुर्थ भाव में अगर राहु है तो। और एक वो वाहन चलाते समय उसे हमेशा एक दुर्घटना का भय जरूर लगा रहता है। अगर किसी व्यक्ति के चतुर्थ ग्रह में राहु, चतुर्थ भाव में राहु अगर बैठा है तो। जी जी। अब बात करेंगे पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव में भी राहु की जो स्थिति है वो बहुत अशुभ बताई गई है। उसमें उसको आर्थिक कार्यों में जो अनचाहे उसके खर्च होते हैं, व्यय उसका बहुत ज़्यादा होता है, और संतान पक्ष में थोड़ी सी कठिनाई होती है, यानी कि संतान होने में थोड़ा विलंब होता है, या जब जातक यहाँ संतान जन्म ले रही होती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़े से आ जाते हैं, और अच्छाई बुराई में अंतर करने पर उसको थोड़ी सी तकलीफ होती है। वो समझ नहीं पाता कि ये मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए बुरा है। उसका जो दिमाग है वो उसे पूर्णतः समझा नहीं सकता कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो आपके प्रेम संबंध होते हैं उसमें भी आपको थोड़ी सी हानि रहती है, यानी आप किसी निष्कर्ष के तौर पर नहीं पहुंच सकते। हाँ, आप एक कंफ्यूजन आपकी लाइफ में रहता है। ठीक है। और षष्ठम भाव की अगर मैं बात करूं, अगर किसी जातक के षष्ठ भाव में अगर राहु है तो वो उसके लिए थोड़ा सा शुभ फलदायी होता है, क्योंकि उसको पश्चिम दिशा से धन लाभ हो सकता है, और ऋण से उसको मुक्ति मिलती है, और कोई भी कार्य की अगर वो शुरुआत करना चाह रहा है तो वो काम उसका थोड़ा सुचारू रूप से हो भी जाता है, और रोगों से उसे छुटकारा भी मिलता है, और अपने शत्रुओं का नाश भी करता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो किसी प्रतियोगिता में भागीदार होता है या भाग लेता है तो उसे उसमें जीत अवश्य हासिल होती है। अब बात करते हैं सप्तम भाव के बारे में। देखिए सप्तम भाव में भी राहु की स्थिति जो है वो थोड़ी सी अशुभ बताई गई है, क्योंकि उसमें आपका जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें थोड़ी सी आपको हमेशा कठिनाई होती है, और जीवन साथी के साथ में हमेशा एक मानसिक तनाव आपको बना रहता है, हमेशा एक वाद विवाद चलता रहता है, और आपके मतभेद हमेशा उनसे रहते हैं, और या तो जीवन साथी आपकी बीमारी को लेकर के परेशान रहता है, या आप जीवन साथी की जो बीमारी है उसको लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। हमेशा डॉक्टर्स वगैरह के आपको जाते रहना पड़ता है इन चीज़ों की वजह से, और हमेशा आपको एक बदनामी का डर हमेशा आपको सताता रहता है, और यौन रोगों का भी आपको काफ़ी खतरा रहता है। और जैसे एक आकस्मिक आपदा एकदम से जो आती है, जिसको हम कहते हैं ये आकस्मिक क्या हुआ एकदम से हमारे साथ, वो भय हमेशा आपको बना रहता है। ठीक है। अब बात करेंगे अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव में भी राहु की जो उपस्थिति है वो अशुभ बतलाई गई है, क्योंकि उसमें जो जातक होता है उसका जो बचपन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानियों से गुजरा हुआ होता है। ऐसे जातक को बचपन में मतलब कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब वो आप फाइनेंशियली उससे कह लो, या उसके शिक्षा से मतलब संबंधित कह लो, या माँ बाप की वजह से उसको सुख नहीं मिलता, या भाई बहनों की वजह से सुख नहीं मिलता, या उसका जीवन जो होता है वो रोग में ज़्यादा बीतता है। लेकिन जिसके अष्टम भाव में राहु होता है वो व्यक्ति कवि, लेखक या संपादक वो जरूर होता है। अब बात करेंगे नवम भाव की। देखिए नवम भाव का जो राहु है वो भी थोड़ा सा अशुभ बतलाया गया है, क्योंकि उसमें जो जातक के भाई बहन होते हैं उससे उसके संबंधों में कटुता आती है, और मानसिक चिंताएं, और धर्म और परंपरा से वो जातक हट जाता है, और पिता से हमेशा उसकी एक अनबन लगी रहती है। पिता के विचारों से उसके मेल बहुत कम खा पाते हैं, और पिता को उसकी वजह से हमेशा एक चिंता में वो पिता हमेशा रहता है। और चूंकि त्रिकोण में अगर है तो विदेश यात्रा से उसको लाभ जरूर होता है, और अगर वो जातक धर्म से मतलब धार्मिक कार्यों से अगर जुड़ के कार्य करता है तो उसको इस चीज से थोड़ी निजात मिल सकती है। अब बात करेंगे दशम भाव की। देखिए दशम भाव का जो राहु होता है वो मिश्रित फल देता है, मतलब कि ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ना बहुत ही कम। हाँ, अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं और आप ऐसे उसमें आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जहां आपको बोलना है, करना है, उसमें ये उपस्थिति आपके लिए बहुत शुभ फलदायी हो सकती है। जैसे आपको राजनीति में अगर जाना है तो उसमें राहु आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इस चीज़ में। अब बात करेंगे
एकादश भाव की है। देखिए, एकादश का जो राहु बताया गया है वो शुभ फल उसमें बताए गए हैं। उसमें आपको कई स्रोतों से आपको आय प्राप्त होती है। आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक नहीं बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कई स्रोतों से आय प्राप्त कर सकते हैं। और जो पड़ोसी वर्ग है, पड़ोसियों से भी आपको लाभ होता है। और विदेश व्यापार से आपको लाभ होता है। और चल अचल संपत्ति, आप दोनों ही प्रकार की संपत्ति आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। देखिए, द्वादश भाव का भी जो राहु बताया गया है वो थोड़ा सा अशुभ बताया गया है। उसमें आपको प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट कचहरी मुकदमे ये थोड़े से आपके जीवन में लगे रहते हैं और इन चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है। और उसका जो रिजल्ट, उसका जो परिणाम है वो या तो आपको मिलता नहीं है, और अगर मिलता भी है तो वो बहुत लंबे समय के बाद में आपको मिलता है। तो यानी अनुभव जी, ये जो आपने 12 भाव में राहु का जगह जो आपने बताई, लगभग खिलाफत वाली चीज़, नुकसान वाली चीज़ हर घर में ज़्यादा रही है। और 12 में से कहीं ना कहीं इसकी एंट्री होना ज़रूरी होगा। वो कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं ज़रूरी होगा। तो यानी राहु देखा जाए तो एक तरीके से खिलाफत करने वाला ही, किसी भी व्यक्ति के अधिकतर खिलाफत करने वाली रही है जो चीज़ें आपने बताई हैं। तो अब इसका अगर बात करें कि सूक्ष्म रूप से, एक छोटे रूप में अगर संक्षेप में बात करें, इसका इलाज क्या हो सकता है? देखिए, खिलाफत ये इसलिए कहा गया है, थोड़ा सा नकारात्मक इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पाप ग्रह है। पाप ग्रह है, ये सही विचारधारा का ग्रह नहीं है, इसलिए इसको। और महर्षि कश्यप और सिंहिका का पुत्र है, तो इसका जो जन्म हुआ था वो मतलब बहुत ही क्रोध की वजह से हुआ था। तो अब इसका इलाज क्या है कोई भी व्यक्ति? तो मैं अब आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं। अगर वो आप अपने जीवन में अगर प्रयोग करते हैं तो राहु के अशुभ परिणामों से आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको राहु के अगर आप उपाय कर रहे हैं तो ये आप ध्यान रखिए, ये आपको लंबी अवधि तक करने पड़ेंगे। क्योंकि जो राहु अगर किसी की जातक की कुंडली में अगर महादशा में आता है तो वो 18 वर्ष के लिए आता है। तो इसका जो उपाय है उसकी अवधि भी थोड़ी लंबी है। मैं आज आपको राहु के ऐसे 2 मंत्र बताऊंगा। अगर आप उन मंत्रों का जाप डेली उसकी 108 की एक माला करते हैं तो निश्चित ही आपको फल मिलेगा। पहला मंत्र है ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भा शंभुतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। देखिए, इस मंत्र की अगर आप 108 की एक माला रोज करते हैं और अगर आप शनिवार से शुरू करते हैं तो आपके लिए निश्चित ही फलदायी होगा। दूसरा मंत्र है, बहुत ही आसान मंत्र है, इसकी भी अगर आप 108 की माला रोजाना करते हैं तो भी आपके लिए निश्चित ही फलदायी होगा। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से राहवे नमः। और तीसरा छोटा सा उपाय है, अगर आप राहु स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भी आपके लिए बहुत फलदायी होगा। और अगर आप किसी भैरव मंदिर में जाकर के भैरव जी की भी पूजा करते हैं तो उससे भी राहु की शांति जरूर होती है। तो दोस्तों, बिल्कुल आपकी जन्म कुंडली में भी 12 भाव में से कहीं ना कहीं राहु की दशा होगी, राहु की एंट्री होगी। आप अनुभव जी ने जो चीज़ें, जो बातें बताई है, उसके आधार पर आप जान सकते हैं कि आखिर राहु आपके किस भाव में है। और जिस परेशानी के हिसाब से अगर वो चल रहा है तो जो मंत्र बताए गए हैं आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।